नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप आज हम जिस चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का, वो टॉपिक है आपका अमेरिकी क्रांति। दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं। उन क्रांतियों में अमेरिकी क्रांति अगर देखा जाए तो एक विशेष महत्व रखती है। इस क्रांति ने न केवल अमेरिका के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, अपितु इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में देखा गया। तो उसको क्या क्या प्रभाव पड़ा उसको बाद में देखेंगे। अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी कि अमेरिका में क्रांति हुई और उसके पहले अमेरिका की परिस्थिति क्या थी। तो देखिए, अमेरिका के बारे में कहते हैं इट वॉज ए अननोन कंटिनेंट, यानी एक ऐसा महाद्वीप था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। भारत की खोज के लिए निकला था कोलंबस और पहुंच गया 1492 में एक अननोन कॉन्टिनेंट में, और इसी अननोन कॉन्टिनेंट को आगे चलकर अमेरिगो के नाम पर नाम दिया गया, अमेरिका। ठीक है। अब इस अमेरिका को अगर देखा जाए तो ये अपार संसाधनों से भरा हुआ देश था। प्राकृतिक संपदा थी और यहाँ के जो लोग थे वे अभी उतने ज्यादा सिविलाइज नहीं थे। एक तरीके से देखा जाए तो उनका लाइफ ट्राइबल लाइफ था। फिर भिन्न भिन्न कारणों से यूरोप के देशों से लोग जाकर वहां पर बसने लगे। इनमें अगर देखा जाए तो 90% लोग इंग्लैंड के थे जो जाकर अमेरिका में बसे। 10% लोगों में फ्रांस के, इसके अलावा स्पेन के, पुर्तगाल के, यानी यूरोप के ही लोग जाकर अमेरिका में बसे। आज हम जो व्हाइट कलर के जो लोग देखते हैं अमेरिका में, ये मूल अमेरिकन्स नहीं हैं। ये बेसिकली यूरोप के लोग हैं जो वहां पर जाकर बसे। क्यों बसे? तो सबके अपने अपने कारण थे। कोई अधिक सक्षमता की वजह से गया, तो किसी को अधिक संभावना दिखाई पड़ी वहां पे इसलिए गया, किसी को धार्मिक आजादी चाहिए थी इसलिए गया, कोई कानून के डर से भागकर गया। ये जो लोग गए, इन लोगों ने अमेरिका को बनाया। इन लोगों ने प्रयास किया, जंगलों की सफाई की, धरती को उपजाऊ बनाया और अमेरिका को इन लोगों ने डेवलप किया या वहां पर आर्थिक गतिविधियों को प्रमोट किया। और धीरे धीरे अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने लगी। इस अमेरिका पर ब्रिटेन की नजर पड़ी और ब्रिटेन ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी के रूप में अपना कंट्रोल उस पर कर लिया। एक युद्ध हुआ था 1588 में इंग्लैंड और स्पेन के बीच। इस युद्ध के बाद आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश नेवल या ब्रिटिश नेवी की जो सुपीरियरिटी है वो एस्टेब्लिश हो गई। और इसके बाद इंग्लैंड ने धीरे धीरे अमेरिका की कॉलोनीज के ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अमेरिका के राज्यों पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उसे कॉलोनीज के रूप में कंट्रोल करने लगा। 1588 टू 1775 तक हम देखेंगे कि अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। तो ये तो सिचुएशन थी क्रांति के पहले। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्रांति क्यों हुआ। दुनिया के देशों में जो क्रांति हुई है, उन क्रांति की वजह के रूप में अगर आप देखेंगे तो आर्थिक विषमता, शोषण, ये सारे कारण होते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो जो ये लोग हैं अमेरिका में, जिन लोगों ने क्रांति को अंजाम दिया, ये कोई शोषित लोग नहीं थे, ये कोई दीन दुखी लोग नहीं थे। ये एक सजग समाज के लोग थे जिनके अंदर जागरूकता थी और ये अपने हितों को लेकर अधिक जागरूक थे और ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन इनके हितों पर किसी प्रकार से अटैक करे, प्रहार करे। तो कारण क्या क्या रहा है, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक कारण। जो अमेरिकी समाज था उस समय जिसने क्रांति को अंजाम दिया, ये कोई दीन दुखी शोषित समाज नहीं था, ये एक जागरूक समाज था और पूरी तरीके से अपने हितों को लेकर सजग था। साथ ही साथ यहाँ पर भिन्न भिन्न नस्ल के लोग थे,
तो एक विषम जातीय समाज भी था, और ये सब आपस में जो संबंधित थे, जो कनेक्टेड थे, वो किसी वंश परंपरा से कनेक्टेड नहीं थे। ये लोग कनेक्टेड थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से, यानी आर्थिक हित इनके जीवन में विशेष महत्व रखता था। तो एक जो सामाजिक ढांचा था वहां का, वो सामाजिक ढांचा अपने आप में क्रांति के कारण को जन्म देने के लिए काफी हद तक उत्तरदायी था। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें आएगा कि ब्रिटेन के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों का शोषण किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए अमेरिका के इकोनॉमिक रिसोर्सेस को वो क्या कर रही थी, वो अपने फेवर में यूटिलाइज कर रही थी। इन्होंने जो गवर्निंग सिस्टम बना रखा था अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर, तो उसका एक लेआउट मैं आपको बता दूं। ये क्या करते थे कि कॉलोनीज में असेंबली होती थी, उन असेंबलीज को ऊपर ओवररूल करने के लिए गवर्नर होता था, और असेंबली जो थी वो कानून बनाती थी, लेकिन फाइनली जो सुपीरियरिटी होती थी वो गवर्नर की होती थी, और गवर्नर जो है वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम था। तो ये जो सिस्टम था ये अमेरिका के लोगों को पसंद नहीं था, और मैंने जैसा आपको बताया कि अमेरिका के लोग पढ़े लिखे लोग थे, कोई जाहिल गवार असभ्य लोग नहीं थे। ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानते थे कि ब्रिटेन को हमारे ऊपर कर लगाने का अधिकार नहीं है। एक नारा उन दिनों काफी पॉपुलर हुआ था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी उनका ये कहना था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को हमारे ऊपर कर लगाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो आर्थिक शोषण भी एक कारण रहा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ब्रिटेन ने शुरू में अमेरिकी कॉलोनीज के ऊपर जो शासन किया उसमें अधिक कठोरता नहीं रही। इसके पीछे कारण है, ये मत सोचिएगा कि ये ब्रिटेन की उदारता थी। इसके पीछे कारण ये था कि अमेरिका के, आपने देखा होगा कि साइड में कनाडा है, और कनाडा के ऊपर अधिकार था फ्रांस का। तो ब्रिटेन को ये लगा कि अगर हमने कोई ज्यादा सख्त कदम यहाँ पर उठाया, कठोर कानून बनाया या कठोरता से यहाँ पर शासन किया, तो ये लोग जो है वो फ्रांस की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं, और फ्रांस के सपोर्ट से यहाँ पर किसी प्रकार से हमारे विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए आरंभ में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी कॉलोनीज के प्रति एक लिबरल अप्रोच को अडॉप्ट किया। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे एक वार होगा जिसे यूरोप को कहते हैं 7 ईयर वार। यह वार हुआ था 1756 टू 1763 के बीच में। इस वार में ब्रिटेन की इकोनॉमी पर काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये युद्ध 7 सालों तक चला था और ब्रिटेन की इकोनॉमी काफी जो है वो प्रभावित हुई थी। इस वार में आप देखेंगे कि फ्रांस के हाथों से कनाडा निकल गया, और जब फ्रांस के हाथों से कनाडा निकल गया तो ब्रिटेन की जो ये संभावना थी कि अमेरिका के लोग कनाडा में या फ्रांस से संपर्क करके वे हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो वो संभावना समाप्त हो गई। और ब्रिटिश सरकार ये भी चाहती थी कि जो 7 ईयर वार में जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है ब्रिटेन को, इस इकोनॉमिक लॉस की भरपाई की जाए अमेरिकी कॉलोनीज के ऊपर हाई टैक्सेशन करके। और इन्होंने क्या किया, अमेरिकी कॉलोनीज के ऊपर टैक्स काफी बढ़ा दिए, जिसको लेकर असंतोष समाज के अंदर फैलने लगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अमेरिकी समाज के लोग जागरूक थे, उनके अंदर एक मेंटल रिवॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका था। वो कोई जाहिल लोग नहीं थे, कोई ऐसे दीन दुखी शोषित लोग नहीं थे। उनके अंदर पूरी तरीके से ये समझ थी कि ब्रिटेन जो है वो हमारा आर्थिक दोहन कर रहा है। जैसे हमारे देश में आप देखेंगे जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आर्थिक दोहन तो शुरू कर दिया गया 1757 से ही, लेकिन इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी कि वो आर्थिक दोहन कर रहा है, ये हमारे बुद्धिजीवियों ने कब समझा? 1867 में, जब दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी को प्रोड्यूस किया। यानी 100 साल तक हमें समझने में लग गया कि ब्रिटेन हमारा आर्थिक दोहन कर रहा है। अमेरिका के साथ ऐसा नहीं था। अमेरिकन लोगों के अंदर पूरी तरीके से जागरूकता थी, वो समझ गए कि ये हमारा आर्थिक दोहन बढ़ रहा है। इसके बाद 1773 में ब्रिटिश सरकार ने
एक कानून में परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के द्वारा इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को यह अधिकार दे दिया कि वे अमेरिकन कॉलोनीज में सीधे चाय लाकर बेच सकते हैं, टी, चाय बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए इन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज से किसी प्रकार से सहमति या विचार विमर्श नहीं किया। तो अमेरिकन कॉलोनीज को लगा कि ये उनके इंटरेस्ट के ऊपर एक अटैक है, और इसी सीक्वेंस में घटना घटित हुई है जिसे हम कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। ये घटना है 16 दिसंबर 1773 को। इसको हम कहते हैं इमीडिएट कॉज ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसके बाद आप देखेंगे कि फिलाडेल्फिया में अमेरिकन कॉलोनीज के जो लोग हैं ये इकट्ठे होंगे, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो अवेयर जागरूक लोग हैं, और इन लोगों ने इसी कॉन्फ्रेंस में के बाद 4 जुलाई 1776 को 4 जुलाई 1776 को 1776 4 जुलाई 1776 को इन लोगों ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने फ्रांस का सपोर्ट लिया, स्पेन का सपोर्ट लिया, और एक्सटर्नल सपोर्ट के द्वारा एक युद्ध की शुरुआत हुई है ब्रिटिश सेनाओं के साथ, और फाइनली इसका समापन हुआ है 1783 में पेरिस की संधि से। यानी अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन क्रांति का आरंभ अगर हम माने बोस्टन टी पार्टी से, या अगर 4 जुलाई 1776 से अगर माना जाए इसको, 4 जुलाई 1776 से, तो इसका अंत हुआ है 1783 में पेरिस की संधि से। इस प्रकार इन भिन्न भिन्न कारणों की वजह से अमेरिका में क्रांति हुई। अब इस क्रांति का परिणाम क्या निकला? अभी तो हमने कारण समझ लिया। तो इस क्रांति के बाद अमेरिका के इन 13 कॉलोनीज ने अपना एक फेडरेशन बनाया, और इस फेडरेशन के द्वारा एक लिखित संविधान को स्वीकार किया गया, और इस प्रकार से अमेरिका आधुनिक विश्व का पहला देश बना जिसने लिखित संविधान को स्वीकार किया। इसके अलावा इस संविधान के द्वारा अमेरिका ने अपने आप को एक रिपब्लिकन कंट्री डिक्लेयर किया। रिपब्लिकन का मतलब यह होता है हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड पर्सन। जो स्टेट का हेड होगा वह निश्चित रूप से निर्वाचित व्यक्ति होगा। और इस प्रकार से वैचारिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका यूरोप से आगे निकल गया, क्योंकि अमेरिका में अभी भी राजतंत्र जैसी परंपराएं ही चली आ रही थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, लेकिन अभी उतना डोमिनेंट पोजीशन में नहीं था, और अमेरिका इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण में वैचारिक आधार पर यूरोप से आगे निकल गया। इसने लिखित संविधान के द्वारा अपने आप को एक रिपब्लिकन कंट्री डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा राइट्स की व्यवस्था की गई, फंडामेंटल राइट्स लोगों को प्रोवाइड किए गए, यानी लोगों को इंपॉर्टेंस दिया गया, हर एक व्यक्ति को महत्व दिया गया। इसके बाद वहां पर महिलाओं के संदर्भ में भी कुछ कानून लिबरल किए गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं वो परिवर्तन ये था कि लेसेस फेयर की पॉलिसी, यानी कि जो देखा जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संदर्भ में कि ओपन फ्री एक्टिविटीज को प्रमोट किया गया, और इसका फायदा ये हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और ज्यादा तेजी आई। हालांकि कहते हैं हम कि अमेरिकी क्रांति ने स्वतंत्र अमेरिका को जन्म दिया, तो आगे चलकर अमेरिका में एक सिविल वार होगा, उस सिविल वार ने आधुनिक अमेरिका को जन्म दिया। एक क्रांति जिम्मेदार है किसके लिए? स्वतंत्र अमेरिका के जन्म के लिए। तो दूसरी जो सिविल वार अमेरिका की है ये उत्तरदायी है किस लिए? अमेरिका को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमने थोड़ा सा क्रांति के कारण और हमने क्रांति के परिणाम में सबसे महत्वपूर्ण कि दुनिया के सामने अमेरिका के नाम से एक रिपब्लिकन कंट्री अस्तित्व में आई, जिस कंट्री ने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया। इस ग्रुप में पहले केवल 13 राज्य थे, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो इस संघ में कुल मिलाकर राज्यों की संख्या 50 हो चुकी है।
तो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया थोड़ा सा एक समराइज वे में अमेरिकी क्रांति के बारे में, और जैसा दोस्तों मैंने आपको कल बताया था एक प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है, और उस प्रोग्राम के थ्रू आप जो है एडमिशन लेकर गूगल मीट के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम जो यूपीएससी का है उसको हम पढ़ेंगे। तो 15 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में पूरी सूचना कल वाले वीडियो में मैंने दे रखी है। तो उसमें कांटेक्ट नंबर भी है, उससे आप कांटेक्ट करके अपना एनरोलमेंट जो है वो सुनिश्चित कर लीजिए, ताकि 15 जुलाई से हम लोग एक व्यवस्थित तरीके से संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।